जादुई सेब। गोरखपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहा करता था। रमेश लोगों के यहाँ मजदूरी करके अपना गुजारा किया करता था। उसके घर में कोई व्यक्ति ना होने के कारण उसे हमेशा अकेलापन खाया करता था, मगर वो बाहर की दुनिया देख हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करता था। एक दिन रमेश काम से घर लौट रहा था, तभी उसे सेब के पेड़ों का खेत दिखाई दिया। रमेश को सेब देख उसे खाने की बड़ी इच्छा हुई, मगर उसके पास पैसे ना होने के कारण रमेश एक जगह खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी उस खेत का मालिक रमेश से, कौन हो तुम और मेरे सेब के पेड़ों को ऐसे क्यों देख रहे हो? सेठ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे एक सेब खाने को मिलेगा? यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? चलो, एक भी सेब नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं सेठ, मैंने सिर्फ आपसे पूछा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से जल्दी। रमेश बड़े दुखी मन से वहां से चला जाता है और मन में सोचता है, क्या जमाना आया है, पैसा नहीं तो कोई खड़ा भी नहीं करता, इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ऐसा सोचते सोचते रमेश रास्ते से घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सेब बेचते दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने रमेश को आवाज दिया, बेटे, बेटे। बाबा, क्या तुमने मुझे आवाज दिया? अरे बेटे, मुझे ये सेब की टोकरी जरा सिर पर उठा कर दो। बाबा, आप इतना बोझ कैसे उठा पाएंगे? अभी तो आपके सारे सेब बेचकर भी नहीं हुए, फिर भी आप घर जा रहे हो। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब पहले जैसा काम भी नहीं होता, और शाम से पहले घर चला गया तो अच्छा होता है भाई। चलिए बाबा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हाँ बेटे, चलो। ऐसा कहकर रमेश बूढ़े बाबा की सेब की टोकरी उठाकर चलने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आता है और रमेश जाते समय रास्ते में आवाज देने लगा, सेब ले लो सेब, ताजे ताजे सेब, रसीले सेब, ताजे ताजे सेब। उसकी आवाज सुनकर 2-3 लोग उससे सेब खरीद लेते हैं। ये देख बूढ़ा आदमी रमेश से बहुत खुश हो गया और उसे घर ले गया। घर जाते ही रमेश ने फलों की टोकरी नीचे रख दी और बूढ़े बाबा से, बाबा, अब आप आराम करो, मैं चलता हूँ। बेटे रमेश, ये लो, तुम्हारे लिए ये 4 सेब है और इन्हें जाते वक्त ही खा लेना बेटा। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। घर आकर रमेश सेब में से 2 सेब खा लेता है और उसके बीज अपने पास रख देता है। सुबह उठकर 2 और सेब खा लेता है। रमेश को वो सेब इतने अच्छे लगते हैं कि वो सोचता है, मैं इस बीज को अगर मेरे बगीचे में लगा दूं तो मेरे बगीचे में भी सेब के पेड़ आएंगे। ऐसा सोचकर रमेश सेब के बीज घर के बगीचे में लगा देता है। कुछ ही दिनों में उससे छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाते हैं। पौधों को देखकर रमेश हमेशा खुश हुआ करता था। वो उन पौधों की बड़ी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। वो पौधे कुछ ही महीने में बहुत बड़े पेड़ बन गए थे। रमेश को ये देख बहुत खुशी हुई। रमेश पेड़ों की अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। एक दिन रमेश ऐसे ही सारे काम करके सो जाता है। अगले दिन जब रमेश अपने सेब के पेड़ों को देखने जाता है, तभी उसे सारे पेड़ सेब से भरे हुए दिखाई देते हैं। ये देख रमेश, इतने सारे सेब, और वो भी एक ही दिन में मेरे पेड़ को कैसे आए? कितने अच्छे और रसीले दिख रहे हैं ये सेब। ऐसा कहकर रमेश एक सेब तोड़कर खाकर देखता है तो उसे सेब रसीले और स्वादिष्ट लगते हैं। रमेश मन ही मन विचार करता है, ये सेब कितने रसीले हैं, अगर मैं इन्हें बाजार जाकर बेचूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ऐसा सोचकर रमेश सेब के पेड़ों से सेब तोड़कर टोकरी में डालने लगता है। सेब के पेड़ों से रमेश सेब निकाल रहा था, तभी वहां दूसरा रसीला सेब तैयार हो जाता था। ये देख रमेश चकित रह गया। रमेश ने 4 टोकरी सेब निकाले, मगर पेड़ पर से एक भी सेब कम नहीं हुआ। ये देख रमेश, अरे, ये मेरे सेब का पेड़ तो जादुई है, इससे कितने भी सेब निकालो फिर से तैयार हो जाते हैं। अब रमेश सेब से भरी हुई टोकरियों को लेकर बाजार चला जाता है और बाजार में उन्हें अच्छे दामों से बेचता है। एक आदमी रमेश से, अरे भैया, 1 किलो सेब कितने के दिए? भैया 70 रुपए किलो। आपको कितने दूं? जी मुझे 2 किलो सेब बांध देना भाई। ऐसा कहते ही रमेश उस आदमी को 2 किलो सेब दे देता है। बहुत सारे लोग रमेश से सेब खरीद लेते हैं। रमेश के पास के सेब इतने रसीले होते हैं कि लोग उसके सेब फिर से लेकर जाने लगे। ये देख रमेश बहुत खुश हो जाता है
अब रमेश सारे सेब बेचकर घर आ गया। अगले दिन रमेश 10 टोकरियां सेब निकालता है और बाजार जाकर बेचता है। उसके अगले दिन 10 टोकरियां सेब भी खत्म हो जाते हैं। अब रमेश घर जाने के लिए निकलता है। तब उसकी नजर बूढ़े बाबा पर पड़ती है। रमेश को बूढ़े बाबा की तबीयत ठीक नहीं लगती। वो तुरंत उनके पास जाकर, बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, कैसे हो? कितने दिनों बाद मिले हो? बाबा, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अब इस बूढ़ा की वजह से ये हाल है, और मेरा कौन है इस दुनिया में जो मेरी देखभाल करेगा? बाबा, आप चलिए मेरे साथ। आज से आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आपके बेटे जैसा ही हूं ना? हाँ बेटे, तू तो मेरा बेटा ही है। ऐसा कहकर बूढ़े आदमी की आंखें भर आती है और बूढ़े बाबा रमेश को गले लगा लेते हैं। रमेश बूढ़े बाबा को लेकर अपने घर चला जाता है। उनको खाना देकर रमेश उनको सेब के जादुई पेड़ दिखाने लेकर जाता है। बाबा, यहाँ आइए। ये देखिए, ये जादुई सेब के पेड़ है। आपने दिए हुए सेब के बीजों से आए हैं। वो पेड़ देखकर बूढ़े बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और रमेश से कहते हैं, अरे रमेश बेटा, क्या ये सच में मैंने दिए हुए सेब के पेड़ हैं? बहुत अच्छे सेब लगे हैं। बाबा, सभी पेड़ के सेब बहुत अच्छे हैं और लोगों को ये सेब बहुत पसंद है। ये देखिए बाबा, यहाँ से सेब निकाला तो फिर से उस जगह सेब आ जाता है। ये सेब खत्म ही नहीं होते। रमेश, ये भगवान का आशीर्वाद है। जो जादुई पेड़ तुम्हें मिला है, इसका सही तरह से इस्तेमाल करना बेटा। हाँ बाबा। रमेश उस पेड़ के बहुत सारे सेब निकालता है और बड़े व्यापारी को बेच देता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब रमेश अपना घर बहुत बड़ा बना लेता है और उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। रमेश अब गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। उसके घर में अब काम करने के लिए नौकर थे। अब एक दिन बूढ़े बाबा रमेश से, रमेश बेटा, अब तुम अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। बाबा, इतनी जल्दी भी क्या है? रमेश बेटा, मेरे नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं चाहता हूँ तुम वो लड़की देख लो। ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं जरूर देख लूंगा। ऐसा कहकर रमेश अगले दिन उस लड़की को देखने चला जाता है। रमेश को लड़की बहुत पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में रमेश की शादी सुधा नाम की लड़की से हो जाती है। सुधा शांत स्वभाव की होने के कारण वो अच्छी तरह से घर संभाला करती थी। अब रमेश, बूढ़े बाबा और सुधा खुशी खुशी रहा करते थे। रमेश जादुई सेब के पेड़ की सहायता से गांव के गरीब लोगों की मदद किया करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बहू थी जिसका नाम था राधा। राधा को एक श्वेता नाम की बच्ची थी। उसे स्कूल में छोड़ने तथा घर के सारे काम राधा ही किया करती थी। बाजार से सामान लाना, ऐसे छोटे मोटे काम तो वो आते जाते कर लेती थी। सुशीला अचार पापड़ और दही बेचने का व्यवसाय किया करती थी। उसका लड़का सुधीर खेत में काम किया करता था। उसके यहाँ एक गाय भी थी। उसी गाय के दूध से सुशीला दही बनाती थी और बेचती थी। सुशीला का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ एक दिन गांव का एक आदमी आता है। वो सुशीला से, सुशीला बहन, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा बाहर आना। अरे रघु भाई साहब, आइए ना, इधर कैसे आना हुआ? बहन, मेरे बिटिया की शादी है तो मुझे 5 किलो अचार और 5 किलो पापड़ लगेंगे। मिलेंगे ना शादी तक? हाँ, मिल जाएंगे। दही भी अच्छा है मेरे घर का, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, वो तो पता है बहन। दही में शादी के दिन लेकर जाऊंगा, ठीक है? ठीक है भाई साहब, आपके पापड़ कल ही बना के रखूंगी और अचार भी साथ में बनाकर रखूंगी। आप कल आकर लेकर जाना। ठीक है सुशीला बहन, ये लीजिए आपका एडवांस। मैं कल आकर अचार और पापड़ लेकर जाऊंगा। जी। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। रघु जाते ही सुशीला काम करने लग जाती है। उसके पास अचार था मगर उसे पापड़ तैयार करने थे, वो भी एक दिन में। इसीलिए वो जल्दी जल्दी में पापड़ का आटा बनाने के लिए लग जाती है और वो उस दिन राधा की मदद लेने की सोचती है। सुशीला राधा से, राधा। हाँ माँ जी। जरा इधर आना, मुझे ये पापड़ का आटा गूंदने में मेरी मदद करो। हाँ माँ जी, अभी आई। ऐसा कहकर राधा सुशीला के पास चली जाती है। राधा देखती है कि सुशीला पापड़ के आटे में मसाला थोड़ा कम डाल रही है,
तभी राधा सुशीला से, माँ जी, पापड़ के आटे में मुझे लगता है कि मसाला थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा और डालिए ना। अरे नहीं बहू, इतना ही ठीक है, ज्यादा डाला तो हमें वो कितने में जाएगा? मगर माँ जी, हम उसके पैसे लेते हैं, ग्राहक हमें पूरे पैसे देते हैं, तो हमें भी हमारा माल अच्छा देना चाहिए ना। अरे राधा, तू मुझे मत सिखा, मैं मेरा काम अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी? ऐसा कहकर राधा भी आटा गूंदने के लिए बैठ जाती है और बाद में उसके साथ पापड़ बेलने बैठ जाती है। काम होने के कारण राधा उठ जाती है। सुशीला थोड़ी देर वहाँ पापड़ बेलती रहती है। सुशीला 5 किलो के पापड़ बेल लेती है और उसे सुखाने के लिए रखती है। तभी राधा सुशीला को आवाज लगाती है, माँ जी, खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ आई। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर अपने खेत में क्या क्या करना है इसकी बातें करता है और श्वेता अपने स्कूल की बातें बताती है। अब बातें हो जाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सुशीला सारे पापड़ जमा करके एक बैग में भर देती है और एक बड़ी बरनी में अचार भर देती है। तभी रघु आकर सुशीला से, सुशीला बहन, मेरे अचार और पापड़ तैयार है क्या? जी भाई साहब, आपके पापड़ और अचार तैयार है, ये लीजिए। ऐसा कहकर सुशीला रघु के हाथों में पापड़ की बैग और अचार की बरनी दे देती है। अब रघु बोलता है, बहन, शादी के दिन में 5 किलो दही लेकर जाऊंगा, आप बना के रखना। हाँ भाई साहब, मैं बना कर रखूंगी, आप किसी को भेज देना दही ले जाने के लिए। जी, ये लीजिए आपके पैसे, मैं चलता हूँ अब। जी। रघु पापड़ और अचार लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सुशीला पैसे देख बहुत खुश हो जाती है। उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वो पैसे अपने पोटली में रख देती है और दूसरे काम करने लगती है। अब सुशीला हर दिन अपना काम करके पापड़ बनाकर रखा करती थी, मगर सब में कुछ ना कुछ कम डाला करती थी। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं लोगों को अचार नाप के थोड़ा कम दे दिया करूं तो मेरा ही फायदा है, और पापड़ में मसाला कम डाला तो मेरा ही मुनाफा और हो जाएगा। ऐसे सुशीला खुद से सोचकर मन ही मन में ठान लेती है और अगले दिन से वो आने वाले ग्राहकों को कम अचार देने लगी और दही के पैसे भी उसने बढ़ा दिए। अब रघु के घर उसने 5 किलो दही दे दिया और उसने 300 रुपए ही लिए। तभी सुशीला का बेटा सुधीर उससे, अरे माँ, आजकल गाय दूध कम दे रही है, अगर तुम्हें कुछ दूध कम पड़ रहा हो तो बाहर से खरीद लेना। अरे नहीं, फिलहाल तो चल रहा है, बाद में देखेंगे, कम पड़ा तो मैं देख लूंगी। ठीक है माँ, चलो मैं खेत में जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुधीर खेत में चला जाता है और सुशीला सोचने लगती है कि तभी राम वहाँ दही लेने आ जाता है। चाची, मुझे 1 किलो दही चाहिए, एकदम ताजा। हाँ राम, रुको, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर उसके हाथ के डिब्बे में सुशीला 1 किलो दही लेकर आती है। तभी उस दही को देख राम बोलता है, चाची, आजकल दही में ज्यादा पानी आ रहा है। अरे बेटा, ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, इसीलिए दही ऐसा होता है। अच्छा चाची, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। सुशीला पैसे गिनती है और खुद से बोलती है, इसे कम पैसों में दही भी अच्छा चाहिए, कौन यहाँ इतनी ईमानदारी से धंधा करता है, आया मुझे सिखाने वाला। ऐसा कहकर सुशीला घर में चली जाती है। उसे सुधीर की बातें याद आती है कि दूध कम पड़ गया तो बाहर से मंगवा लेना। वो फिर से मन ही मन में सोचती है, अगर दूध कम पड़ गया तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन सुशीला का लालच बढ़ता जा रहा था, मगर उसके बहू के नजर से ये छुपा नहीं था। सुशीला अचार कम देती थी, पापड़ में मसाला कम और अब दूध में पानी मिलाकर उसका दही लगाया करती थी। इससे ग्राहक शिकायत किया कर रहे थे। ये सब देख राधा सुशीला से बात करने की सोचती है और कुछ मन में सोचकर सुशीला के पास चली जाती है। माँ जी, आपने जो पापड़ दिए थे ना रघु चाचा की लड़की के शादी में, उसको लोग कह रहे थे कि उसमें स्वाद ही नहीं है। क्या कह रही हो बहू तुम? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर ऐसा कुछ था तो रघु मुझसे बोलने क्यों नहीं आया? माँ जी, आपसे बोलने के लिए सब डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते, मगर इसका तो परिणाम आपके धंधे पर पड़ेगा ना। इससे तो ग्राहक कम हो जाएंगे और अच्छे पापड़ ना मिलने की वजह से लोग दूसरे लोगों से पापड़ खरीद लेंगे। इससे आपका नुकसान हो जाएगा। और आपके हाथों में तो कितना स्वाद है ना माँ जी, आप कुछ मिलावट या कम ज़्यादा मत कीजिए, पहले जैसे आप बनाती थी वैसे ही बनाइए। हाँ बहू, तुम सच कह रही हो, मगर महंगाई कितनी बढ़ गई है। माँ जी, आप थोड़े वस्तु के दाम बढ़ा देंगी तो चलेगा, मगर जो भी चीज़ हमारे यहाँ से जाएगी ना, उसका स्वाद लोगों के मुंह में बैठा रहना चाहिए। हाँ बहू,
मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैं कम मसाला डाल पापड़ का स्वाद बिगाड़ रही थी। और माँ जी, आपको दूध में भी मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि इस गाय का दूध अगर कम पड़ रहा है तो हम दूसरी और एक गाय ले लेंगे, इससे हमें दूध की कमी नहीं होगी। इन्होंने मुझसे आज सुबह ही कहा। बहू, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी और मेरे पदार्थों का स्वाद भी कायम रखूंगी। आप अब पैसों को लेकर मन में कभी भी लालच नहीं लाएंगी और मैं हूँ ही आपके साथ। हाँ, अब हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और मुझे सही राह दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुशीला राधा के गले लग जाती है। आज राधा की वजह से सुशीला की आंखें खुल गई थी। अब उसे पता चल गया था कि उसे किस प्रकार से अपने ग्राहकों को सब बताना है और कैसे उन्हें अच्छे पदार्थ बेचने हैं। अब सुशीला के मन में लालच मिट गया था। ये देख राधा भी बहुत खुश हो जाती है। अब से सुशीला ग्राहकों को अच्छे पदार्थ देकर अपना नाम कर रही थी और लोगों के मुंह में तो जैसे उसके पदार्थों का स्वाद ही बस गया था। अब उसने बाद में बहुत नाम कमाया और ईमानदारी से अपना काम किया।